अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू व शद के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी को एंकर महक असलम। महक असलम, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ। लाहौर का मौसम बड़ा जिसके साथ साथ हमें स्मॉग का भी सामना है, सो आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि ये तो हम लाहौर में कई अरसे से देखते आ रहे हैं कि वही जहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी आता है वहीं पर स्मॉग, इसके अलावा फॉग, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ लाहौर में नज़र आती है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि फ्लू का अटैक दोबारा से मेरे पे हो गया लाहौर में, लेकिन खैर कोई नहीं, ये तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ चलती रहती है। सो अगेन एक अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है एक अच्छे दिन के आगाज़ का और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने का। जब हम कहते हैं ना नया दिन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक नया मौका है, एक नया अज़्म है, एक नया हौसला है और बहुत कुछ करने की उम्मीद है। तो जब बहुत कुछ करने की उम्मीद होती है तो पॉजिटिविटी आपके जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और पॉजिटिविटी कैसे आती है लोगों में फैसल? जब हम उनसे अच्छी बात शेयर करते हैं। सो मैं और फैसल हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी जो अच्छी बात है वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिट हो जाए। आप सोचे रात की किसी पहर, दिन में किसी लम्हे जब आप फ्री हों कि सुबह के वक्त जो महक और फैसल ने बात की थी ना अच्छी, वाकई वो अच्छी बात थी। तो आज की अच्छी बात यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो रिस्क है ना वो सखावत में पोशीदा है और लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं। तो जो जितना सखी होता है उसका रिस्क उतना वसी होता है। अपनी शख्सियत में सखावत पैदा करें, अपनी शख्सियत को ऐसा बनाएं कि लोग आपको सखी के नाम से जानें। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेहनत कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, दिन रात जो है वो कर रहे होते हैं जी, कि दिन रात उन्होंने एक किया होता है, लेकिन अगेन वही कि वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि हमारे रिस्क में बरकत क्यों नहीं है। तो जब आप अपनी पर्सनालिटी से सखावत का एलिमेंट निकाल देते ना फैसल, तो वो रिस्क की बरकत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो सदका देकर करना चाहिए, चाहे वो रोटी का आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है कि खुदा ताला ने हमें जितना अता किया है उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी हिस्सा शामिल हो कि जिनके पास नहीं है। तो फिर अब प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। और जैसे कि महक आपने कहा कि जी लाहौर में जो है स्मॉग का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो ज़रा आप बताएं वहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है जी? अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि फैसल स्मॉग हम हमेशा देखते हैं कि नवंबर दिसंबर और जनवरी जो है ये लाहौर का जो वेदर है ना बहुत ही ख़राब होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक उस पर पहुंचा हुआ होता है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो लाहौर जो है वो पहले नंबर पर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर अफसोस इस चीज़ का होता है कि हर साल हम ये चीज़ देखते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर हम इस पर बात कर रहे थे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब गुज़ार साहब जो है वो ये कहते जी कि मसनूई बारिश होगी जिसकी वजह से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। वो प्लानिंग भी ठप हो गई। जाहिर है जब गवर्नमेंट तब्दील होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं, ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा जो कि शायद हर गवर्नमेंट का काम है, जैसे कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ या फिर कूड़े को आग लगाना या फिर दीगर जो है ऐसे एलिमेंट जो कि आपके एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, आपकी फ़ज़ा को आलूदा करें, उन पर पाबंदी लगाना, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप देखें कि कल हमने अपने नाज़रीन को बताया कि छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं जी। अब आपको वीक में जो है हफ्ता इतवार छुट्टी है, अब आपका जुम्मा भी ऑफ है। तो मुझे ये बताएं कि क्या इस चीज़ से आप स्मॉग को कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें जब तक आप चीज़ों को उस तरीके से लेकर नहीं चलेंगे कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस पे काबू पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान की आपने बात की तो मईशत की भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि डॉलर्स की अदम दस्तियाबी और हुकूमत की दरामद की सख्तियों के बाद बैंक से एलसीज ना खुलने का मसला गंभीर होता जा रहा है। पोर्ट पर ज़रूरी अशिया के सैकड़ों कंटेनर्स फंस चुके हैं, जिससे तरसील और दस्तियाबी में शदीद मसाइल का सामना हो रहा है। इस पर एक रिपोर्ट भी देखेंगे और बात भी करेंगे कि आखिर इतने लोगों ने न जाने क्या कुछ मंगाया हुआ होगा, इतने बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे इस वक्त एक स्टॉपेज की कैफियत में है महक। तो ये बड़ा मसला है। और एक और बड़ा मसला है जी, और वो है कमर दर्द का महक। अब आप देखिए कि फैसल हम अपने प्रोग्राम में बारहा इस चीज़ पे बात करते हैं कि कमर का दर्द, अब ये यंगस्टर्स हैं या फिर हम ये कहें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें ये हर किसी में पाया जा रहा है। आप देखें जो सबसे ज़्यादा बाइक चलाने वाले हमारे भाई होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कराची की तो सड़कें खैर वैसे ही आपकी कमर को तोड़ देती हैं, लेकिन लाहौर में भी अक्सर ऐसा देखा गया कि जो बाइक चलाने वाले होते हैं ना उनमें ज़्यादातर रेशो वही होती है जो कि भाई ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जी मुझे बैक पेन का इशू है, मेरी बैक में ज़्यादा पेन रहती है।
ख़वातीन में तो ये होता ही है, बिकॉज ख़वातीन जो हैं वो सिजेरियन के अमल से गुजरती हैं, फिर उसके अलावा घर के काम काज में भारी आप चीज़ें उठा के रख रही होती हैं। तो ये जो कमर दर्द का मसला है, इस मसले का हल आज हम निकालेंगे। आज इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चंद चीज़ें जो कि आई थिंक आपकी डाइट से रिलेट हैं, उसको आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है ताकि एटलीस्ट इस दर्द से आपको निजात मिल सके। इसके अलावा कराची और सिंध के दीगर इलाकों में जराइम और वारदातों में इजाफे ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। सिंध पुलिस क्या कर रही है, क्या इक़दाम ले रही है, हमारे नुमाइंदे ने एमआर रहमान ख़ान ने IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन से ख़ुसूसी इंटरव्यू किया है, वो भी आपको हम प्रोग्राम में दिखाएंगे। और मैं कल से जो है वो मुल्तान टेस्ट भी शुरू होने वाला है। और आप देखें, ये तो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ना कि क्रिकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मेरे ख्याल से आज हम इस पे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन फैसल देखें, कल मैं एक चीज़ देख रही थी फेसबुक पे कि हमेशा हमारी सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि थोड़ी फेवरेटिज्म हो रही है, हमेशा ये कहा जाता है कि थोड़े अपने लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, कल एक बड़े मज़े की चीज़ थी जिसको मैं देख रही थी, एक वेब चैनल की रिपोर्ट थी जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने नाम लिखे हुए थे, और उन्होंने पूछा था लोगों से, और पूछा गया जी कि आप क्या चाहते हैं कि किसको सपोर्ट करना। सबने एक ही चीज़ कही जिसमें बाबर आजम का नाम सरे फहरिस्त था। अब आप मुझे हमेशा कहते हैं कि बाबर आपके क्यों फेवरेट है, तो अब मैं आपको उसका लिंक सेंड करूंगी, आपको पता चल जाएगा कि बाबर क्यों। नहीं, ऐसे बेताशा लिंक्स हैं जो आप मुझे सेंड कर सकती हैं, और ऐसे बेताशा लोग हैं जो कि बात करते हैं। हाँ, लेकिन लेट्स सी, हम क्रिटिसिज्म को एक साइड रख के जो हुआ सो हुआ। अब देखिए, हिसाब बराबर करना है। वो जो लगान हम पे चढ़ा गया हमने, वो हाँ जी, वो हमें लगान उछाड़ना है और 2 गुना लगान ना करवा दें। लेकिन एक और बड़े मज़े की चीज़ भी मैं चाहूँगा मैं उसको भी हज़रत से टच करता जाऊँ। होता यह है कि जब बराबर वाले हारते हैं तो इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो हमें डिसग्रेसफुल और फला ढिमका पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो किंग कोहली करते हुए मरे जा रहे होते हैं। तो कल मज़ा ये आया कि इंडिया हार गया बांग्लादेश से 2-0 से। मीरपुर में बांग्लादेश ने कर दिया कमाल, और बांग्लादेश जो है वो तबाही फेर दी जी इंडिया की। उसने क्या कोहली और क्या राहुल और क्या रोहित और सब जो है वो सबको फारिग कर दिया। पहले मैच में जो है बड़ा टफ फाइट हुआ था, और उसमें भी इंडिया तकरीबन जीत गया था। लेकिन वो कहते हैं कि मेहंदी है रचने वाली, इंडिया की है बजने वाली ताली, तो वो ताली बजनी। और हुआ ये कि मेहदी हसन मेराज ने जो है पहले मैच में किया कमाल, इंडिया के जबड़ों से जीत छीन के ले गए, और दूसरे मैच में हो गया वबाल। एक बार फिर बांग्लादेश के 6 आउट हो गए थे, और 5 आउट हो गए थे, और उसके बाद 148 रन की टकाटक पार्टनरशिप लगाई उन्होंने महमूद के साथ। और उसके बाद एट डेप्थ ओवर्स में भी बड़ी कुटाई हुई जी इंडियन बॉलर्स की। उसके बाद आए जो है इंडियन बैट्समैन, और उसके बाद वो एक एक करके आउट होते चले गए। क्या विराट कोहली, क्या श्रेयस अय्यर, और क्या वॉशिंगटन सुंदर, अति सुंदर हो गया मामला। बांग्लादेश जो है वो सीरीज़ जीत चुका है 2-0 से, और इस वक्त अगर आप इंडियन चैनल्स देखें ना तो इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमें 3-0 से हारना चाहिए। वो जिस तरह टिपिकल कहते हैं ना, कौन है मुजरिम आज की हार का, तो वो देखने में ना मैं बड़ा मज़ा आता है। तो ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, बाकायदा शो देखें। कल बांग्लादेश के हक में बहुत ज़्यादा फेसबुक पे स्टेटस भी थे। हाँ, तो होगा ना, आपके बहुत करीबी लोगों ने लगाए थे। करीबी क्या, मैंने भी लगाए थे। अच्छा, ये जिन करीबी लोगों ने लगाए थे वो आप मुझे बाद में बताइएगा। हम शो का आगाज़ करते हैं। डॉलर्स की अदम दस्तयाबी और हुकूमत की दरामद की सख्तियों के बाद बैंक से LCs ना खुलने का मसला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। पोर्ट पर ज़रूरी अशिया के सैकड़ों कंटेनर्स फंस चुके हैं। ऐसे में ताजिर रहनुमा कहते हैं कि स्टेट बैंक ने मामलात को मैनेज करने में ताख़ीर की। स्टेट बैंक कहता है कि लाजमी दरामद के लिए LCs खुल रही हैं। इस सारे मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम। IMF प्रोग्राम भी बहाल हो गया, दोस्त ममालिक भी मदद को आ गए, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और तारीख के बदतरीन सैलाब की वजह से पाकिस्तान के माशी मुंतजमीन के लिए मुल्क की डॉलर की जरूरियात पूरी करना बदस्तूर चैलेंज बना हुआ है। आमदनी और अखराजात के गैर मामूली फर्क की वजह से जरूरी अशिया की दरामदात के लिए डॉलर्स का हुसूल मुश्किल हो गया है। यहाँ तक के मुर्गियों की फीड के लिए सोयाबीन को लाने वाले कई जहाज पोर्ट कासिम पर फंस गए हैं, जिसकी वजह से पोल्ट्री एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया है कि मुर्गी के गोश्त और अंडों की किल्लत और कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। इसी तरह प्याज, लहसुन और अदरक के 400 से जायद दरामदी कंटेनर्स भी कराची की बंदरगाह पर फंस गए हैं। पाकिस्तान वेजिटेबल एसोसिएशन के मुताबिक इन कंटेनर्स को रिलीज करने के लिए कमर्शियल बैंकों से डॉलर्स न मिलने से सब्जियों की बेकाबू कीमतें मजीद आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं।
खाने पीने और दीगर जरूरी अशिया के बंदरगाहों पर फंसे हुए इन सैकड़ों कंटेनर्स ने ताजिरों को परेशान कर रखा है। बहुत सारी ऐसी शिपमेंट्स थी जो पोर्ट पे मौजूद थी और पोर्ट पे पड़ी हुई शिपमेंट्स और या पाइपलाइन में मौजूद थी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई और वो पोर्ट पे पड़ी रह गई, जिसकी वजह से बेशुमार डैमरेजेस और डिटेंशन लगे, जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस की सूरत में बैनुल-अक़वामी तौर पे ज़र मुबादला की शक्ल में बाहर भेजने पड़े। क्योंकि स्टेट बैंक सिर्फ फिजिकल साइड देखता है, वो इकोनॉमिक साइड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में उस तरह की इंफॉर्मेशन या उस तरह की एक्सपर्टी नहीं रखता है। अब असल मसला ये नहीं है कि ये चीज़ें, ये तो इनिशियल एक प्लान था जिसके अंदर ये इंपोर्ट्स को कर्टेल करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पे इसमें 2-3 ऐसे सवालात आते हैं कि क्या स्टेट बैंक को अचानक पता चला था कि हमारे इतने रेवेन्यूज़ या इतने डॉलर की कमी हो गई? काफ़ी अरसे से इसी तरह चल रहा था। ये इक़दाम करने में उनके तरफ बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई, जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन तक पहुँचे। ताजिर रहनुमाओं ने ऐसी मसनूआत की निशानदही भी की है जिसका दरामद होना मुल्क के लिए ज़रूरी है। जी, सोलर पैनल एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी स्टेट बैंक से बारहा हम ये कह रहे हैं कि इसको आप फ़ौरन देखें, आप इसको जो है क्लियर करें, बिकॉज अभी आगे एनर्जी का क्राइसिस भी है और जो माल आ गया है उसको हमने क्लियर भी करना है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि आप सोलर पे मजीद जाएं, जो कि आपका एक फ्री एनर्जी है। सर, मिसाल के तौर पे हम LED लाइट्स की बात करते हैं, उनके रॉ मटेरियल की, मेडिकल डिवाइसेस की हम बात करते हैं, हम सोलर्स की हम बात करते हैं, इसी तरह मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं, इसी तरह हमारी एग्रीकल्चरल मशीनरी है जो कि हमारी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। ये सब चीज़ें चैप्टर 84-85 के अंदर आती हैं, तो इसको ये नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं थी, ये इंतहाई अहम चीज़ें थी। स्टेट बैंक के मुताबिक पेट्रोलियम मस्तूआत और LNG समेत जरूरी अशिया की दरामद जारी है, जिसके लिए बैंकों को डॉलर्स देने से मना नहीं किया गया है। बाकी जहां तक केसेस की बात है तो हमने 1 लाख तक के सारे केसेस जो है उनको निपटाना है, ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर जो है 1 लाख तक के सारे केसेस निकल जाएंगे। इसके अलावा हमने जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए कुछ चीज़ें वो फैसिलिटेट करने के लिए किया है और वो भी हम उसको साथ साथ फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो बिज़नेस हैं कुछ जिनके प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीशन के पास पहुंचे हुए थे और उनकी कुछ मशीनरी रहती है तो वो भी हमने उनको क्लियर करवा दिया है। दरामदात में कमी से परेशानियां अपनी जगह, मगर तस्वीर का एक रुख ये भी है कि ज़र मुबादला बचाने की हुकूमती पॉलिसी से न सिर्फ एक तरफ मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, जबकि अशिया दरामद करने के बजाय मुल्क में तैयार करने का रुझान भी बढ़ा है। बिजनेस कम्युनिटी तस्लीम करती है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर की जो सूरत हाल इस वक्त है उसे गैर ज़रूरी अशिया और लग्जरी आइटम्स की दरामद पर ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि दरामदात को कंट्रोल करने के हवाले से जो भी पॉलिसियाँ बनाई जाएं उसमें बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेकर फैसले किए जाएं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक अहम और संगीन मसले की जानिब आपका ध्यान बटाते हैं और वो ध्यान ये है कि वो बात ये है कि लाहौर जो है वो इस वक्त स्मॉग की लपेट में है और जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो रहे हैं, लाइक लोगों को गले का मसला, आँखों का मसला। ये एक अलग चीज़ है क्योंकि हम हर साल ये चीज़ फेस करते हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ ना कि संगीन मसला है, संगीन नौयत का एक इशू है, वो ये है कि इसमें हुकूमत पंजाब कुछ नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है कि शायद हुकूमत पंजाब को ये लग रहा है कि हर साल तो ये चीज़ होती रहती है तो इस दफ़ा भी ऐसे ही जाने देते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और इसके साथ ही साथ लाहौर दुनिया भर में टॉप पोजीशन पर है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ मैं पूरी खित्ते की बात कर रही हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है और स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं हो रहे। क्या अब हुकूमत से कोई पूछने वाला है कि बड़े दावे किए जाते थे जब PTI की हुकूमत थी कि ये होगा वो होगा। आई थिंक जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी पॉलिसीज़ भी पंजाब के हवाले से वो PTI वाली पॉलिसीज़ है, तो अब वो इकदाम क्यों नहीं होते? क्यों लोगों को रिलीफ नहीं दिया जाता? क्या इतना काफ़ी है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देना, ये इतना काफ़ी है लोगों को ये कह देना कि आप घरों में रहे, या क्या ये काफ़ी है कि लोगों को कह देना कि आप बाहर निकले तो जी मास्क पहन के निकले? ये तो लोग कोविड में भी करते आए हैं, लेकिन इसके तदारुक के लिए क्या अमली काम हो रहा है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, इस पर सवाल करना बड़ा ज़रूरी है, इस पर जवाब लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन, इससे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे बच्चे, इससे इफेक्ट हो रही हैं ख़वातीन। अब इसी पर बात करने के लिए आयशा अता हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या। आयशा बताएगा आप जहाँ पर मौजूद हैं क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? यकीनन आप भी फील्ड में होती हैं, ये चीज़ आपको भी और आप समेत हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स को इफेक्ट करती होगी। तो पहले एक तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं और इस वक्त आप माहौल जो देख रहे हैं वो भी बताएगा।
बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्मोक जो है वो इस वक्त आलमी मसला बन चुका है। लेकिन अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में हर साल की तरह इस साल भी सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर आज की ही बात कर ली जाए तो आज भी लाहौर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 365 रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरे का बाइस है। इसी तरह से अगर बात की जाए स्मोक सीजन की, तो स्मोक सीजन जो है वो अक्टूबर के अख्ताम और नवंबर के वक्त से जो है वो पीक पर होता है और यहाँ पर जो है वो हद निगाह भी कम हो जाती है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इससे जो है वो नुकसान सिर्फ शहरियों को होता है, जिससे बीमारियों की सूरत या वायरस जो होता है गले, नाक और इसके अलावा आंखों की जलन की प्रॉब्लम से होती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं। हम जो कि फील्ड में होते हैं तो इस सब का सामना जो है वो हमें भी करना पड़ता है। लेकिन मसला जो है वो यही है कि 2017 से जो है वो स्मोक लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल। अच्छा आयशा, कर चुकी है। आयशा आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब नसीमुर शाह साहब। नसीमुर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मसला है कि जो लोगों की सेहत से जुड़ा है और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये यकीनन बात ये ठीक है कि मुख्तलिफ अवामिल इसमें कारफरमा होते हैं नसीम साहब, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ किया जा सकता है इस मामले को ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो जी वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा तस्हीह करता चलूँ जी, जो आज की इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान और लाहौर कतन पहले नंबर पे नहीं है। हमारा आज AQI 198 है, अगर आप जाके नेट पे भी देख लें तो वहाँ पे भी आपको नज़र आता है। और इंडिया का आज 394 है, चाइना का 306 है और बल्कि इंडिया का एक शहर दीनापुर आज 800 प्लस पे है। तो ये पहली बात तो ये तस्हीह कर लें कि कतन लाहौर या पाकिस्तान पहले नंबर पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 2021 को और 2022 के साथ कंपैरिजन करें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। 21 में स्मोक 15 अक्टूबर से शुरू हुई थी और फरवरी तक प्रोलॉन्ग कर गई थी। और इसका एक आम देसी टोटका ये होता है इसको अंडरस्टैंड करने का कि आप जब बाहर निकलते हैं तो आपकी आँखों से आंसू आते हैं उस दिन जिस दिन स्मोक बहुत ज़्यादा हो। और इस दफ़ा एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह थी कि हुकूमत पंजाब ने और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने एक स्मोक एक्शन प्लान बनाया था। 14 महकमे मिल के इसके ऊपर जॉइंट एफर्ट्स हो रही थी और यहाँ पे स्पेशल एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दिए गए थे, जो कि 5 तकरीबन DC ऑफिस के थे, 4 हमारे थे और फील्ड ऑफिस अलहदा काम कर रहे थे। और हमने इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसमें रेगुलेट किया और कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगे हुए थे उनको अलाउ नहीं किया गया चलने के लिए और उनको इस बात पे पाबंद बनाया गया कि वो अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम को ठीक करवाएं, चलाएं और उन्होंने चलाए। और उसकी वजह से इस दफ़ा एक मरतबा भी वो फिनामिना नहीं हुआ जो आँखों से आंसू निकलते थे और पिछले साल की जो सूरत हाल थी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी है। अच्छा, एक देखें, एक स्मोक का पीरियड जैसे आयशा ने बताया कि अक्टूबर का आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 10 दिन पीक होती है और उसके बाद ये ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है और इसके बाद फोक शुरू हो जाती है। ये जो थोड़ा सा यहाँ पे आम आवाम के समझने की ज़रूरत है कि फोक में और स्मोक में फ़र्क है। तो वो बेसिकली लोग या मीडिया के भी कई दोस्त फोक को स्मोक समझना शुरू कर देते हैं। तो कतन लाहौर में ऐसी सूरत हाल नहीं है, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। देखें, इस वक्त हम स्मोक वाले जो एक पीक टाइम था उससे तो निकल चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम जो प्लानिंग हमारी नेक्स्ट हो रही है वो ये है कि हमने एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिल के 2 अरब रुपए 2 बिलियन रुपीज़ हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रखे हैं और जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम जिनके पास नहीं है पैसे उसको लगाने के लिए उनको बाकायदा साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है ताकि हम अगले 3-4 माह में की माजरत, मुझे उम्मीद है आप जैसा कह रहे होंगे यकीनन वैसा हुआ होगा। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है, मैं चाहूँगी ज़रा हम वो चीज़ शेयर भी करें कि वर्ल्ड मेजर सिटी एयर क्वालिटी की जो रैंकिंग है उसमें इस वक्त लाहौर टॉप पर है, फिर कराची है, देन ढाका है, देन दिल्ली है।
ये इस वक्त आप देख भी सकते हैं, ये लाइव है। जो आपने कहा ना कि मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि लाहौर इज़ नॉट ऑन द टॉप पोजीशन, तो सर मैं चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा नज़र सानी कर लें। लाहौर पहले पर है, फिर कराची है, फिर ढाका है, फिर दिल्ली है, देन बांग्लादेश है, देन कोलकाता है। तो ये रैंकिंग जो है इससे जाहिर हो रहा है कि लाहौर टॉप पर है, यानी टॉप पोजीशन पर है, जो एयर क्वालिटी की इस वक्त रैंकिंग दिखा रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर। दूसरा सर सवाल मेरा ये, तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से रहनुमाई कर दीजिएगा जो अवाम हमें देख रही है। दूसरा सवाल ये कि जो इकदाम हो रहे हैं अगर वो पिछले साल से आपकी निस्बत बेहतर हैं, तो ये 2 दिन की जो छुट्टी बढ़ा दी गई है, संडे तो था ऑफ लेकिन फ्राइडे सैटरडे भी इसमें शामिल कर दिया गया है, तो सर ऐसा क्यों है? पहली बात तो यह है कि मेरे सामने भी साइट खुली है, अभी आपका कैमरा मैं इनसे कहूँगा कि वो साइट आपको दिखाएं जो इंटरनेशनल रैंकिंग वाली, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन सी साइट खोली है। जो हमारे सामने भी कोई साइट खुली हुई है उसके ऊपर लाहौर का आज 198 है, इंडिया का 394 है, बांग्लादेश का भी इससे ज़्यादा है और चाइना का 306 है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात जो आपने छुट्टियों की बात की, देखें मैं आपको बिल्कुल, मैं तर्जमान चूँकि हूँ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का, मैं आपके सामने सारी सूरत हाल मैंने रखी कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो एवरेज है। देखिए एक बात और मैं तस्हीह करता चलूँ कि एक रीडिंग होती है जो कि आप मुख्तलिफ ये रीडिंग बढ़ती कम रहती हैं। लोग क्या करते हैं कि जो पीक की रीडिंग होती है वो डिस्प्ले कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन प्रॉपर्ली प्लेस नहीं है, प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है, देन भी रीडिंग का फ़र्क आ जाता है। लेकिन मैं तो आपको रेफ़र कर रहा हूँ जो CN की साइट है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो रेफ़र कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही स्कूलों की छुट्टियाँ, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे वो किया, लेकिन एयर क्वालिटी की सूरत हाल इतनी अबतर नहीं है जितनी समझी जा रही है। अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ रहिएगा और आयशा भी हमारे साथ हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पे अहम मामला है कि जहाँ पे लोगों की सेहत के भी मामलात हैं, इसका हल क्या निकाला जा सकता है, प्लस ये कि जो पड़ोस से भी जो पोल्यूशन आती है वो भी एक बड़ा अहम मसला है। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का हो या कराची का, इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जान के लाले पड़े हुए हैं, हैज़र्डस है। हमारे साथ डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब नसीमुर्रहमान शाह साहब भी मौजूद हैं और हमारी नुमाइंदा आयशा अता भी हैं। आयशा मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। यू हैव सम डेवलपमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स और इंतज़ामिया जो लाहौर की, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं नसीम शाह साहब को ये भी बता दूं कि फोग और स्मोक में वाकई फ़र्क करना मुश्किल है। और ये कह रहे हैं कि इस वक्त लाहौर में फोग है, लेकिन जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है तो तब फोग फैक्टर नहीं बल्कि स्मोक का फैक्टर आता है। अभी जो है वो इस वक्त पीक पर है स्मोक, और इसकी वजह से आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और टीयर्स मैं फील कर रही हूँ इस चीज़ को। सेकंड ये भी बताऊँ कि लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हुई तो वज़ीर आला पंजाब परवेज यानी जनवरी और फेब के वक्त तक जब तक स्मोक रहेगी तब तक अमला और स्क्वाड जितना भी हायर किया गया स्पेशली स्मोक के लिए, उनकी छुट्टियां जो है वो मंसूख कर दी गई हैं। यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी ऑफिस ऑन होगा, लेकिन समा टीम की जानिब से बार बार विजिट किए गए सैटरडे को भी और संडे को भी, लेकिन दफातर के ऊपर जो है वो ताला होता है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और जितने भी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने लगा रखे हैं ये भी ऑलमोस्ट बंद होते हैं और अमला भी गायब होगा। ताला होगा तो अमला भी गायब होगा। अब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ये तो हम देखते आते हैं कि कोई भी अगर मसला पाकिस्तान में चल रहा है तो उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट होती है। तो आई डोंट नो अब ये किस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें लाहौर जो है उसका 198 एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं, जबकि मेरे अकब में आप प्रूफ के तौर पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं, जबकि मेरे अकब में आप प्रूफ के तौर पे भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो चल रही है और स्मोक ने जो है वो मंजर लाए हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर छुट्टियां मनसूख है तो फिर अमला जो है वो संडे को और सैटरडे को कहाँ गायब होता है? और अगर आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 198 है, मैं चाहूंगी कि पहले नसीम साहब जो है ना आपके सवाल का कमेंट कर दें। नसीम साहब क्या कमेंट करेंगे? अगेन वही वाला सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं और जो हमारी रिपोर्टर आयशा ने बात की है, बिकॉज आयशा इस वक्त फील्ड में मौजूद है और जो बंदा इस वक्त ऑन ग्राउंड है वो ज़्यादा चीज़ फील कर सकता है। आई थिंक आप इससे एग्री करेंगे।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस वक्त हमारे सामने जो CN की साइट है इंटरनेशनल रैंकिंग की, वो खुली हुई है। आपका कैमरा इसके बाद उस साइट पे जाके ख़ुद उसको दिखा दे, जिसमें पाकिस्तान का AQI इस वक्त 198 है, इंडिया का 394 है, चाइना का 306 है। तो पहली बात हुई है। दूसरी बात, जो आयशा ने फरमाया कि हमारा अमला सैटरडे या संडे को नहीं होता, मैं आयशा को दावत देता हूँ, हमारा अमला ना सिर्फ सैटरडे संडे के दिन की बात है, हमारे स्क्वाड दिन को भी काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं, बल्कि आपका समा ये साथ जाता भी रहा है मुख्तलिफ आपके रिपोर्टर्स, और इनको मैं दावत दूंगा कि हमारे स्क्वाड जाते हैं दिन और रात को जो काम करते हैं उनको ये ज्वाइन करें। और अगली बात यह है कि जो आपने पहले एक सवाल किया था वक्फे से पहले कि इक़दामात हुकूमत पंजाब क्या क्या कर रही है, तो उसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि इस दफ़ा बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से और वक्त से पहले, समूह के टाइम से पहले चीफ मिनिस्टर साहब भी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी डायरेक्टली ख़ुद इस सारे इस प्रोसेस को वॉच कर रहे थे। और हमने यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया, जो कि यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, जो सारा मॉनिटर कर रहा है इस कैंपेन को। और इसमें 14 महकमे अपना एक रोल प्ले कर रहे थे, ना सिर्फ ये कि सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, पूरा एक समूह एक्शन प्लान था। और ये भी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, कुछ मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये था कि चूँकि इमीडिएटली ये समूह का एक पीरियड था, उसको कंट्रोल करना था, तो उसमें हमने ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्री को हमने मॉनिटर किया और उनको इंश्योर किया कि वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर अपनी इंडस्ट्री ना चलाएं, इसके साथ साथ आप देखें, अप्रिशिएट करें इस बात को कि वो भट्टा, जो एक भट्टा चलता था तो पूरा ऊपर से बादल होता था काले धुएं का, अब वो भट्टे जिगजैग मेथडोलॉजी पे मोस्टली कन्वर्ट हो चुके हैं और आपको भट्टा चल रहा है लेकिन ऊपर से आपको जो कन्वर्ट हो चुके हैं भाप नजर आती है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक अचीवमेंट है। इसी तरह स्टबल बनने का इशू है। स्टबल बनने का आपको पता है अक्टूबर में और नवंबर में हमारी साइड पे भी और इंडियन साइड पे बहुत ज़्यादा धान की फसल की बाकियात को आग लगाई जाती है, वो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेके आया और उसमें हैप्पी सीडर और इस तरह की जो मशीनरी है जो तल्फ करने के लिए स्टबल को वो प्रोवाइड की जा रही है। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो किसान है वो 2 और 3 एकड़ वाला किसान है, वो उनको मज़ीद बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसी तरह ट्रैफिक पोल्यूशन जो जिसका 43% कंट्रीब्यूशन है सारे, उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस स्पेशल स्क्वाड उसके ऊपर काम कर रहे हैं लाहौर में और दूसरे शहरों में भी। तो हर जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना एक रोल प्ले कर रहा है, जो यानी कि ये जो आप कूड़े को आग लगाते हैं उसके खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, पानी स्प्रिंकल किए जा रहे हैं सड़कों पर, जो भी शॉर्ट टर्म में चीज़ें होती हैं वो की जा रही हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी हमने एक कमेटी बनाई जो कि एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर रही है और सारी इंडस्ट्रीज में लगाया जाएगा, तो इंशाल्लाह अगले साल इससे भी ज़्यादा बेहतरी होगी। नसीम साहब, बड़ी मिथ्स होती हैं इसमें, और एक ऐसी चीज़ आई थी कि जी अगर आर्टिफिशियल रेन करा दी जाए तो उससे मामलात को ठीक हो सकते हैं। आई डाउट कि उस पर पार्टिकुलेट मैटर और फाइन पार्टिकुलेट मैटर उससे अफेक्ट होगा उस रेन से। प्लीज़ यू गो ऑन, यू आर द एक्सपर्ट, मुझे बताइए अगर आर्टिफिशियल रेन होती तो कैन वी फाइट स्मॉग और फॉग? देखिए, हुकूमत पंजाब सारी ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है। अच्छा, अभी हमने थोड़े दिन पहले जैसे दुबई में वो आपको पता है वेदर जनरेटर्स लगाए गए हैं, वो उनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन ली और वो जो रशियन टेक्नोलॉजी है वहाँ पे जो उन्होंने इंस्टॉल की हुई है वो आके यहाँ में अपनी प्रेजेंटेशन दे के गए हैं। हम उसको भी देख रहे हैं कि अगर उस तरह के उन्होंने एक प्रपोजल दिए कि लाहौर में 3 वेदर जनरेटर लगा दिए जाएँ तो ये मसला जो फोग वाला है और ये स्मोग वाला ये काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा। वो ऑप्शन भी देखी जा रही है। टेक्निकली सारे ऑप्शंस को हम देख रहे हैं। वो आपने जो आर्टिफिशियल रेन की बात की, वो भी मेट ऑफिस से इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स हमारी डिस्कशन हो चुकी है, तो सारे ऑप्शंस के ऊपर गौर किए जा रहे हैं। मैंने वही अर्ज़ किया, कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। तो शॉर्ट टर्म हमने कर ली, अब हम लॉन्ग टर्म की तरफ सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और ताकि अगले साल इससे भी देखें ना, 21 को आप 22 से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इंशाल्लाह 22 को जब आप 23 से करें, हमारी कोशिश है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाए। लेकिन एक चीज़ को आप मद्देनज़र रखें सारी बहस मुबासे के बाद, कि पाकिस्तान का क्लाइमेटिक चेंजेस में कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, लेकिन ये जो हम जिस रीजन में हैं यहाँ पे अफेक्टीज़ में हमारा पहले 10 नंबरों में
जो पहले 10 मुल्क हैं उनमें नाम आता है, कंट्रीब्यूटर नहीं है हम। तो वो फैक्टर सामने रखिए कि जो दूसरी दुनिया की जो कसावटें हैं वो इस रीजन को हिट करती हैं। तो हम जहाँ लोकल देखें, एक चीज़ में, चूँकि आपका टाइम थोड़ा है, स्मोक में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। उसके बावजूद अल्लाह के फजल से इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट आई है और पिछले साल की बहुत ज़्यादा बेहतरी आई और अगले साल इंशाल्लाह और बेहतरी आप देखेंगे। ठीक है नसीम उर रहमान शाह साहब, उम्मीद हम यही करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो इस चीज़ का हल ज़रूर निकलेगा, बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 हो या फिर 150 हो या 180 हो, हम 150 पे भी हैज़र्डस में शामिल हैं। दैट्स अ थिंग टू पॉन्डर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद था, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। तो माहौलियात, जैसे कि नसीम उर रहमान शाह साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है पोल्यूशन में इतना जितना कि हम रिसीविंग एंड पे हैं। तो हमें देखना होगा, हमने पॉलिसीज़ देखनी होगी और हमें दीगर ममालिक पे दबाव डालना होगा। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देखिए, घूमने फिरने से एसोसिएटेड तो हमेशा मेरा ही नाम रहता है, लेकिन हम तो बस बदनाम हैं। हमारे जो बड़े अच्छे को एंकर हैं अदील अज़हर, वो इस वक्त कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं। कहाँ मना रहे छुट्टियाँ, या अदील भाई से जानते हैं। ओवर टू यू अदील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो फैसल आमतौर से आपको घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं पाकिस्तान के हर खत्ते में, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं भी, सर्दियों के दिन हैं, ज़रा हम भी कराची वाले इस कराची की नीम सर्दी से निकल के ज़रा जिसे कहना चाहिए प्रॉपर सर्दी इंजॉय करने चले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर डैम के करीब, उससे थोड़ी सी हाइट पे जाके एक जगह मौजूद है जिसका नाम है भमाला। और भमाला में मेरे बैकग्राउंड में शायद आप देख रहे हो, वैसे तो ये बिल्कुल एक सुनसान सन्नाटा वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त एक जंगल में मंगल का समा है। सो आई एम हेयर विद माई फैमिली एज वेल। और पीछे आपको मेरे कैंप्स नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इस वक्त देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूथ इम्पैक्ट। उनके ज़ेर एहतमाम नौजवानों के लिए एक कैंप चल रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई नौजवानों में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं जी यहाँ पे मुझे दे वर काइंड इनफ टू इनवाइट मी एज वन ऑफ द स्पीकर्स, बिकॉज ज़रा बच्चों से, नौजवानों से बात भी करनी चाहिए। बट इट्स एन अमेजिंग एक्टिविटी। तो जगह बड़ी खूबसूरत है, आपको मैं कुछ सीन्स वगैरह दिखाऊंगा, प्लस जो यहाँ पे अरेंजमेंट्स वगैरह किए हुए हैं। सो मेरे लिए भी और मेरी अपनी फैमिली के लिए भी बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, बिकॉज ज़रा हमारे इस तरह के मौके कराची वालों को थोड़े कम ही मिलते हैं। हम हिमालय के इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के अंदर यहाँ मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से आए हुए नौजवान अपने एक लीडरशिप जर्नी के ऊपर हैं। वी कॉल इट मारखोर। और मारखोर का सफ़र का मकसद ये है कि ये नौजवान अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में डिस्कवर कर सकें थ्रू आउटडोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये आप देख सकते हैं चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है, लेकिन बच्चों की एक्सरसाइजेस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। एंड आई थिंक एवरीवन द चिल्ड्रन शुड अटेंड दिस। जितने भी इस एज ब्रैकेट में आते हैं, दे शुड लुक अबाउट दिस, बिकॉज मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और द अरेंजमेंट्स आर टॉप नॉच एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर ऑफ, एंड वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। कराची वालों को इतनी ज़बरदस्त सर्दी मिल जाए तो और क्या चाहिए। नया दिन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पोल्ट्री मालिकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में एक माह के अंदर अंदर मुर्गी और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर किया है। यानी कि ना चिकन का सालन बनेगा और ना आप सुबह नाश्ते में अंडे खा सकेंगे। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सिंध बलूचिस्तान जोन ने कराची पोर्ट पर जो रुके हुए सोयाबीन के कंटेनर्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, इस वजह से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है चेयरमैन चिकन एसोसिएशन राव अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ और सुबह के नाश्ते से लेके दिन और रात के सालन एक तरफ। तो सर क्या होने जा रहा है, वाकई हमारे पास बिल्कुल सप्लाई बंद हो जाएगी? जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सप्लाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है ये फीड का मसला जो है, ये तो मतलब फीड मिलर का मामला है। इसमें जो है फार्मरों को पहले ही फीड मिलर ने जो है फीड बहुत महंगी की हुई है, बिल्कुल, जो जिस वजह से पोल्ट्री पहले ही एक छोटा सा बहरान जिसमें आया था कि लोग जो है चूज़ा डालना कम कर देते हैं जब फीड का रेट बढ़ गया। अब ये सोयाबीन का मैटर क्या है, इसमें जो इन्होंने जो बाहर से प्रोडक्ट जो इन्होंने मंगाई है, अब उसका इन्होंने सही टैक्स नहीं दिया या क्या मामला है, ये गवर्नमेंट को बेहतर पता है। बहरहाल इसमें यही हमें
जहाँ तक हमारा नाकिस जो इल्म है उसमें यही आया है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट मंगाई है उसका टैक्स जो है वो ज़्यादा बनता है, और ये उसको 10-15 साल से बिल्कुल कम टैक्स पे मंगवा रहे थे। हाँ, और सही कम तो नहीं हो सकता है इसका। सोयाबीन का जो है इसका अल्टरनेट भी ढूंढना चाहिए। पाकिस्तानी जो इसमें प्रोटीन के लिए जो इस्तेमाल चीज़ें और भी हो सकती हैं सोयाबीन के अलावा। ऐसा नहीं है कि सोयाबीन के अलावा फीड तैयार नहीं होगी, तो वो फीड जो है दूसरी जो अज्जा जो प्रोटीन के लेने वो मिल जाएंगे यहाँ पाकिस्तान में। और मेरी दरख्वास्त यही है ये फीड मिलर से भी कि बाहर की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बेहतर है कि अपने जो है पाकिस्तान में जो प्रोटीन हासिल करने के ज़राए हैं उन पे तवज्जो दी जाए, और उसमें जो है ना बाकायदा तौर पे लोगों को जो है मोटिवेट कि ये प्रोटीन जो है हमें चाहिए। इसकी सोया की कास्ट यहाँ भी हो सकती है पाकिस्तान में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि बाहर से ही आए। राव साहब ये तो देखें, ये तो आपने एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताया है और इस पे काम होना चाहिए। इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? कोई हल निकल सकता है इसका? हल तो अभी इनके पास स्टॉक है, कोई इतना इशू नहीं है। अभी बाकायदा तौर पे मुर्गी जो है जो लिस्ट रेट है उससे कम रेट पे फार्मों से बिक रही है, मिल रही है सबको, कोई ऐसा वो नहीं है। ये तो अपने आइंदा आने वाले टाइम के लिए जो है वो स्टॉक के लिए इन्होंने ये चीज़ मंगाई है, और उसका इनको चाहिए कि फीड मिलर को जो है वो अपने टैक्स भरपूर गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें और टैक्स पूरे दें, और जो है सही ठीक है अपने जो कंटेनर क्लियर करवाएं। हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अगेन वही बात है कि आप आके नहीं बैठेंगे तब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। बहुत सारे मसले होते हैं जिनका हल निकालना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजर सके। इन्हीं मसलों में एक मसला होता है बैक पेन। लाइक अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप ज़िंदगी में शायद उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से काम करना चाहिए। आपकी पूरी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। कमर दर्द का शुमार उन अमराज में होता है जिसका सामना लोगों को सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 4 अफराद को उम्र के किसी भी हिस्से में इस दर्द का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स इसकी कई वजूहात बताते हैं। खाने पीने में बद एहतियाती जो होती है वो इसकी एक अहम वजह है। एक्सरसाइज ना करना भी एक इसका रीज़न है। गलत अंदाज से बैठना, लाइक आपका पोस्चर अगर गलत है और आप गलत तरीके से कई घंटे बैठे रहते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, ये मैं उनके लिए बात करी हूँ, तो ये कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं। अब इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर रज़ा रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वो मेन वजूहात में चाहूँगी ज़रा हमारी देखने वाली आवाम को आप बताएं जिसकी वजह से आप कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, जब हम कमर दर्द की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले स्पाइन को समझना पड़ता है। स्पाइन जो है वो सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन जो हमारी रिब्स के पीछे होती है, लंबर स्पाइन उसके नीचे, और कॉक्सिस, और सैक्रम के बाद कॉक्सिस। अच्छा, कॉक्सिस सैक्रम ये फिक्स होते हैं और हमारी डॉर्सल स्पाइन जो होती है वो फिक्स होती है। हमारी जो मूवमेंट है वो नेक में सर्वाइकल स्पाइन पे होती है और कमर में लंबर स्पाइन पे होती हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तकलीफ़ के अंदर। ऊपर की तकलीफ़ नीचे आ सकती है और नीचे की तकलीफ़ ऊपर जा सकती है बिकॉज ऑफ स्पैज़म। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें 2-3 आपने ज़िक्र की कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक जो है कोई ऐसा मैकेनिज़्म या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें ट्रेन किया जाए हाउ टू सिट। हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, कमर झुका के बैठे हुए हैं, हम लैपटॉप को अपनी बैक के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते, अपनी बैक को लैपटॉप के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अपनी नेक को हम अपने मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते, हम अपनी नेक को जो है मोबाइल के अकॉर्डिंगली मोल्ड करते हैं। ये वो सारी सब चीज़ें हैं कि जो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आपके एक कमर को और गर्दन के पूरे कर्वेचर को चेंज कर देती है। जो एक कर्वेचर होता है वो लाइक एक गोल सा होता है पीछे की तरफ, वो आगे की तरफ आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉस्चरिंग। दूसरी अहम चीज़, हम ऑफिस में बैठते हैं, टांगे लटका के बैठते हैं, कोई टांग के लिए सपोर्ट नहीं होती। इट्स अगेन वन ऑफ द रीज़न, वो अल्टीमेटली स्ट्रेन होता है, स्पैज़म होता है उसकी वजह से। तो फिर
हमारा दर्द हमारी कमर की तरफ जाता है। ये तो एक वो आम सी बातें हो गई जो कि हमारी रूटीन लाइफ में है। हाँ, डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है इसके अंदर। अगर हम हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा, हम विटामिन डी में बहुत लैक करते हैं। मैंने एक सर्वे किया था तो मुझे उसमें मतलब जो सर्वे में रिपोर्ट आई तो मैंने उसको वहीं रोक दिया, क्योंकि हर जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 पेशेंट में किया था उसमें से मोर देन 80 पेशेंट्स आइदर दे ऑन द बॉर्डर लाइन और दे हैव लो विटामिन डी ना। अब विटामिन डी हमारी बॉडी का एक बहुत अहम जुज़्व है जो हमें सिर्फ धूप में खड़े होने से मिल सकता है। लेकिन हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक ये कि हमारा पर्दा है, हमारा बुर्का है, हमारी वो तमाम तर चीज़ें। और अनफॉर्चुनेटली हर कोई के घर में इतने बड़े जगह नहीं होती कि वो अपने आप को धूप में एक्सपोज कर सके। इशू ये भी है कि एक तो हम कराची में अर्ली राइजर्स नहीं है, फर्स्ट थिंग। जी जी। दूसरा एक और मसला जो सबसे बड़ा आता है वो ये कि अगर सुबह दफातर जाने वाले लोग हैं भी तो दे आर जस्ट, वो निकले हैं गाड़ियों में बैठे हैं, दे आर ऑफ, दे डोंट टेक आउट इनफ टाइम कि वो 6 बजे या 7 बजे अपने लिए सिर्फ 10 मिनट ले लें। ये जो नेचुरल विटामिन डी है, रादर देन गोइंग फॉर मेडिसिन्स और इंजेक्शंस, नेचुरल विटामिन डी जो कि आपकी हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी है, कितना देर धूप में रहना आपका बनता है उसके लिए? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, अनफॉर्चुनेट जैसे आपने बात की, हम इंतज़ार करते हैं बीमार होने का। हम उससे पहले हम इतने इमेच्योर हैं कि हमारा जब मरीज़ बिस्तर पे लेटा हो तो हमें उसकी मोहब्बत याद आती है। हमें जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अपना ख्याल याद आता है, और फिर हम टाइम भी निकाल रहे होते हैं, सुबह भी और शाम भी। देखिए, रेगुलर बेसिस पे 10, 15, 20 मिनट्स आर गुड इनफ। लेकिन ये कि हम तो जिस वक्त मैं बीमार हो जाऊँगा मैं उस वक्त बोलूँगा मैं छुट्टी कर लेता हूँ, मैं तमाम तर चीज़ें एड्रेस कर लेता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि हम 10 से 15 मिनट अपने लिए निकाल नहीं सकते। स्टार्ट विद मॉर्निंग वॉक। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं 15-20 मिनट्स तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी एड्रेस करती है। आप उसमें बैकएक से बच सकते हैं अगर आपकी मसल्स की एक एक्टिविटी चल रही है। अब ये है कि बाय प्रोफेशन जो लोग लाइक, क्योंकि हम बैकएक पे बात कर रहे हैं, तो बाय प्रोफेशन जो लोग लाइक सिटिंग है, टेलर है, मोची है, जो कि घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं जो कि ज़मीन में बैठ के झाड़ू दे रही हैं, उनके पॉस्चर ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली, और जो लाइक आपका टेलर हो गया आपके, तो उनकी बाकायदा अगर स्पाइन की आप इमेजिंग देखें, उनकी एक्सरे देखें, तो यू विल सी कि उनकी स्पाइन ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी हो जाती है लॉन्ग। अच्छा, उसमें कॉन्स्टेंटली आपकी हड्डियाँ दब दब के घिसना शुरू हो जाती हैं, एंड वो जब एक दफ़ा घिस जाती हैं दब दब के घिसने के बाद तो वो नॉर्मल जगह पे आ नहीं थी। आप सिर्फ ये कि सपोर्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका, कि बैक को स्ट्रेट रखें। अच्छा, जब बैक को वो स्ट्रेट रखते हैं अगेन दे कंप्लेन की तकलीफ़ बढ़ जाती है कि जी मैं, लेकिन होता ये कि अगर हम कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को प्रैक्टिस करें एंड कीप आवर बैक स्ट्रेट, हमें ऐसे बैठना चाहिए, हम ऐसे बैठते हैं, और बहुत से लोग क्राउच भी करते हैं। वो तमाम तर चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम करती हैं। अब बैकएक में फिर डिफरेंट टाइप के ऑफ बैकएक्स आ जाते हैं। एक तो नॉर्मल, हमें कोई भी आता है मेरी कमर में दर्द हो रहा है या नेक में पेन हो रहा है, तो कभी कभार वो आपका बिस्तर ख़राब है या आपने कोई वज़न उठा लिया या पट्टों का खिंचाव हो गया, स्प्रेन हो गया, कोई आपकी मसल्स की या लिगामेंट्स की सोरिंग हो गई। डॉक्टर साहब, महक आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, स्पेशली जो हमारे कॉलीग्स हैं उनमें भी अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि जी कमर का दर्द है। तो जो बहन भाई मेरे ऑफिस जाने वाले हैं, मैं चाहूँगी ज़रा उनके पोस्चर के हवाले से अगर आप थोड़ा गाइड कर दें, बिकॉज़ ज़्यादातर तादाद उन्हीं लोगों की होती है कि उन बेचारे की कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि 6-6, 8-8 घंटे उन्होंने एक ही कुर्सी पर बैठे रहना है, 5 से 10 मिनट की ब्रेक ले ली, फिर वापस आके उसी जगह पर बैठ गए। देखें जी, मैंने भी शुरू उसी से किया था। मैं आपको बताऊँ, देखिए आपको अकॉर्डिंग टू योर बैक, आप अगर आप कंप्यूटर पे काम करें, लैपटॉप पे काम करें, तो स्क्रीन आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए। हम इस तरह बैठ के काम करते हैं, देखिए वो आप नहीं होना चाहिए। हम मोबाइल को देखते हैं इस तरह बैठ के, मोबाइल शुड बी लाइक दिस। देखिए, हम जब तक अपने आप को रिहैब नहीं करेंगे ना, आप रिहैब नहीं करेंगे, आप सफ़र करेंगे, देन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट। आप एक बैक सिट लाइक दिस, इफ यू वांट टू मूव यू मूव एट योर हिप जॉइंट। अब हम झुकते हैं ऐसे, क्राउच करके। हमें कोई चीज़ उठानी है तो वील बैंड एंड यस, हमें चीज़ों को एक उस अंदाज में उठाना है कि हमारी बैक हर्ट ना हो। वेरी सिंपल, कीप योर, अपनी कमर को सीधा रखें, नेक को सीधा रखें, और जो काम है अपने आई लेवल पे करें। आपको बैंड होना है, आगे झुकें, और
आज के ज़माने में बहुत आसानी से आपके लैपटॉप के स्टैंड्स आ गए हैं, जी हाँ, रख लें, कंप्यूटर के स्टैंड आ गए, स्क्रीन आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने चले उन ऑफिस के लोगों की बात की जो ऑफिस आ चुके हैं और उन्होंने 8 घंटे बिताने। ऑफिस आने से पहले एक बड़ी राइड डेंजरस, और वो है बाइक। सस्ती भी है, डेंजरस भी है। सड़कें कराची की हो कहीं और की, हल्का फुल्का कहीं गड्ढा है उसमें आपकी बाइक जाती है, वो मसला होता है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास बड़े लोग आते होंगे जो बाइक राइडर्स हैं, वो किन शिकायत के साथ आते हैं, देन उनको क्या फिर आप मशवरा देते हैं, क्या किया जाए उनका? देखिए, बाइक राइडर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी वजह से पीपल आर यूजिंग एक सस्ती राइड है। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने बात की, रोडों की वजह से, खड्डों में जाने की वजह से कमर की तकलीफ़ बढ़ती है। कमर की तकलीफ़ बढ़ने की वजह से कभी कभार अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए या बाइक से गिर जाएँ या कोई चोट उनको लगे या किसी फीमेल को भी लग जाए, तो हमारी 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सिंपल सा फ्रैक्चर हो सकता है आपको, और वो फ्रैक्चर की नौयत की थी, और दूसरी चीज़ जिसे हम कहते हैं PID यानी कि प्रोलैप्स इंट्रावर्टेब्रल डिस्क, जिसे शाटिका या अर्कुनिसा कहा जाता है, वो डेवलप हो सकता है। और एक बड़ी कॉमन सी चीज़ जो आप लोगों ने नोटिस की होगी, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बच्चियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। उनकी जो आखिरी हड्डी है उसको वो मुड़ जाती है। टेल बोन जिसे हम कॉक्सिस कहते हैं, टेल बोन कहते हैं, तो उसे कॉक्सीडिमा कहते हैं। उसकी वजह से एक पेन है जो टांगों में रेडिएट करता है। बाइक राइडर्स को भी हो जाता है बिकॉज बाइक्स पे जंप लगने की वजह से उनकी वो हड्डी मुड़ जाती है जो तकलीफदेह होती है। ये तमाम डेफिनेटली इसमें चीज़ें हैं जो कि तकलीफदेह होती हैं। जी मैं अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक ये है कि चूँकि मैंने अपनी फैमिली में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि अगर आपकी डिस्क थोड़ी सी हिल गई है और वो गैप आ गया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी थेरेपी के थ्रू ये चीज़ वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, लेकिन कुछ ये कहते हैं जी कि आपको इसका ऑपरेट ही करवाना है। फिर इसमें एज फैक्टर भी आ जाता है कि अगर आप 30+ है तो भी आप ऑपरेशन की तरफ ना जाएं, आप थेरेपी की तरफ ही जाएं। तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि बेहतर क्या रहता है। देखिए जी, हाँ, आप बात कर रही हैं प्रोलैप्स इंट्रावर्टेब्रल डिस्क की। वो गैप नहीं आता, होता ये कि जो हमारे 2 मोरे हैं उनके दरमियान जो गूदा होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। किसी भी वजह से वो उसकी पट्ठों की कमज़ोरी होती है, उसका जो लेयर होती है उसकी कमज़ोरी की वजह से बाहर आ जाता है, जो नस पे दबाव डालता है। देखें, 80% ऑफ केसेस वो होते हैं जो बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्हें अपने आप को अगेन रिहैब करना पड़ता है, चाहे वो गर्दन के अंदर हो चाहे वो कमर के अंदर हो। उसमें गर्दन के अंदर अगर हमारे हाथों में नमनेस आनी शुरू हो गई, हमारे पैरों में कमज़ोरी आनी शुरू हो गई, तो वो केस सर्जिकल बनता है, लेकिन उसमें हम कॉलर्स पहना के मरीज़ को रिहैब कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जब लोअर बैक में अगर हमारे होती है और वहाँ पे जिसे हम शाटिका कहते हैं, प्रोलैप्स इंट्रावर्टेब्रल डिस्क, जो कि कॉमनली L4-5 और L5-S1 के लेवल पे होती है, कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी एट दैट लेवल है। और उसमें मैंने बताया जैसे कि 80% केसेस जो होते हैं, लेकिन हाँ, फिजियोथेरेपी में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि लिम्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा कराने से कुछ मरीज़ों को दर्द बढ़ जाता है। तो आई बिलोंग टू द स्कूल ऑफ थॉट्स के जी उसमें हम लिम्स की मूवमेंट ना कराएं, बैक की फिजियो कराएं, सिकाई करें, टेंस वगैरह, अल्ट्रासोनिक थेरेपी करें, वो हेल्प करती है। लेकिन अगेन 20% केसेस ऐसे होते हैं डेफिनेटली जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाऊँगा कि अगर पैरों में नमनेस आ रही है या पंजा कमज़ोर हो रहा है तो वहाँ इंतज़ार ना करें, गो फॉर सर्जरी। ठीक है, ठीक है। अगर नमनेस आती है इसका मतलब है कि नस सूखना शुरू हो गई है, नस की सर्कुलेशन कम होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसे नमनेस आ रही है। और यह पंजा कमज़ोर हो जाता है यूजुअली L4-5 की वजह से, L5-S1 की वजह से सुन्न होना शुरू हो जाता है, बैठने की जगह सुन्न हो जाती है, पेशाब का कंट्रोल अफेक्ट कर रहा होता है, सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ऐसी कोई चीज़ भी डेवलप होती तो गो फॉर सर्जरी। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं, देखिए सर्जरी में आज के ज़माने में लोगों का सबसे बड़ा ख्याल कमर का ये होता है कि कमर के ऑपरेशन में माजूरी हो जाती है। तो ये एक बहुत पुराना ख्याल था, लेवल डिपेंड करता है। हाँ, रिस्क होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है। माजूरी का डेफिनेटली रिस्क नहीं होता है कि कमर की ऐसे टांगे ख़त्म हो जाए ना। जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, यू केम, और आपने बहुत सारी ऐसी मिथ्स थे रिगार्डिंग द बैक पेन, उसको भी आपने क्लियर किया। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक पे जाने से कबल जब हम बैक पेन की बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना रानी आपा से हम जब जाने कि ऐसे टोटके जिससे जोड़ों और कमर के दर्द को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या खाया जाए, क्या लगाया जाए। तो मैं कितना बताऊँ, रानी आपा की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ज़रा बताइए, एक तो सर्दियाँ भी हैं और फिर बैक पेन का बड़ा मसला हो जाता है लोगों को, जोड़ों का, तो क्या कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए? देखिए, सर्दियों के आते ही बहुत सारी बीमारियां जो हमारी छुपी हुई होती हैं, सर्दियों के आते ही वो ऊपर आ जाती हैं। और ये जोड़ों का दर्द ख़ास तौर से बहुत तकलीफ़देह होता है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा, मर्द हज़रात के लिए भी होता है। गर्मियों में गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दियां आते ही जोड़ों का दर्द एक्सीड कर जाता है। और ये जॉइंट पेन जो है, ये आपको पता है कि बड़े जोड़ों का भी होता है, छोटे जोड़ों का भी होता है। छोटे जोड़ों का जो होता है वो ये होता है कि हमारी जो उंगलियां हैं, इसमें ये छोटे छोटे जोड़ हैं, इनके अंदर जो ये दर्द होता है जॉइंट पेन, ये छोटे जोड़ों का कहलाता है। और ये बड़े जोड़ों से ज़्यादा तकलीफ़देह होता है अगर ख़वातीन के अंदर ये मर्ज़ अमूमन उन ख़वातीन में होता है जिनके बच्चे बहुत छोटे हों और बहुत ज़्यादा सर्दियों में उन्होंने बेहतियाती की हो सर्दियों के मौसम में, तो यहाँ से ये दर्द की इब्तिदा होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा आता है कि काम करने से कासिर हो जाती हैं। और मर्द हज़रात भी अगर दर्द ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बड़े जोड़ों का दर्द होता है ये वाला दर्द, हमारे घुटनों का दर्द, या जितने भी हमारे बड़े जॉइंट हैं, ये चाहे बड़े जॉइंट का दर्द हो या छोटे जॉइंट का दर्द हो, दोनों ही बहुत तकलीफ़देह हैं। लेकिन मैं दोनों से निजात का एक तरीक़ा बताती हूँ कि बहुत ही आसान, कि आप लोग घर में भी बना सकते हैं। हर्बल एक बहुत ही आसान और सादा इलाज है और आपके घर में अमूमन मौजूद होता है। और जिन लोगों के पास नहीं है तो आसानी के साथ ये पंसारी से ये तमाम चीज़ें, सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिसकी आपको फक्की बनानी है। और सुबह दोपहर शाम दूध के साथ आपको 1 टीस्पून इस फक्की का लेना है। और इस फक्की में आप 4 चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले ये अजवाइन है। ये हर खासो आम जानता है कि अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत सारे दर्दों के लिए इसके अंदर ऐसी तासीर है कि खाली अजवाइन से ही दर्द गायब हो जाते हैं, ख़ास तौर से पेट का दर्द। लेकिन ये जॉइंट पेन के लिए हम जो फक्की बना रहे हैं, इसमें मिलाएंगे अजवाइन 50 ग्राम, किस्ते शीरी, ये जो लकड़ी की तरह है ये किस्ते शीरी कहलाती है, 50 ग्राम ये ले लेंगे। और जनाब ये है ग्लो की लकड़ी, ये बहुत ही आम सी है, अमूमन लोगों के घरों के बाहर भी ग्लो के पौधे होते हैं, ग्लो की बेल होती है। ये सूख जाए तो लकड़ी की सूरत इख्तियार कर लेती है, वरना पंसार के पास बहुत ही आराम से मिल जाती है। 50 ग्राम ही ग्लो की लकड़ी। और ये है मूसली सफ़ेद, ये जो लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये एक बेहतरीन विटामिन डी की इसके अंदर ताकत है और बहुत ही कमाल चीज़ है, तमाम दर्दों के लिए बहुत अक्सीर है। तो ये 4 चीज़ें आप हम वज़न लेकर, यानी 50 ग्राम मूसली सफ़ेद, 50 ग्राम ये ग्लो की लकड़ी और 50 ग्राम किस्ते शीरी और 50 ग्राम अजवाइन, ये चारों चीज़ें लेकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। और सुबह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और सुबह दोपहर शाम गर्म दूध के साथ 1 टीस्पून आपको खाना है। तीनों खाने से पहले, ये सुबह नाश्ते से पहले 1 टीस्पून, 1 कप दूध के साथ, दोपहर खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून गर्म दूध के साथ, और रात खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून दूध के साथ आप ले लेंगे। और ये तो हो गई खाने की दवा। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े जॉइंट होते हैं, जो बड़े जोड़ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको ज़रा देर से फ़ायदा मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको ऊपर से लगाने का भी एक बहुत ही मुजर्रिब और आसान सा एक लेप बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपकी सहूलत के लिए मैंने पहले से पानी यहाँ पर पकने को रख दिया है। आप तकरीबन 1 कप पानी ले लीजिए, अपने यानी जो जोड़ है उसके मुताबिक। अगर ज़्यादा बड़ी जगह है तो ज़्यादा लेंगे, कम जगह है तो लेकिन सिर्फ इसको गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाना है। ये लेकर और इसके अंदर हम डाल देंगे ये गुड़। अच्छा, मैं आपको डालने से रोक रहा हूँ अभी। जी जी हाँ, मैं आपको डालने से रोक, आप जब तक ये इसको बनाएं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आपको सर्दियों में ख़ास तौर पर जो बैक पेन्स हो जाते हैं या इवन फॉर दैट से जो जॉइंट पेन होता है, तो कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि जी वो क्या चीज़ है कि जो आप घर बैठे बना सकते हैं अपने किचन में, ताकि आप अपने जॉइंट पेन्स, जो जॉइंट पेन है उसको एड्रेस कर सकें। दैट्स करेक्ट। जी रानी, आप बताइए। जी जी, देखिए मैंने इसमें पानी पकने को रख दिया था, बल्कि 1 कप रखा था तो वो ज़्यादा था, मैंने इसमें से कम कर लिया। हम इतना पानी लेंगे कि 1 डली मैंने आपको दिखाया था कि गुड़ की हम इसमें डालेंगे,
ये गुड़ की डली हम इसलिए डालेंगे कि ये गुड़ का गाढ़ा सा एक लेप बन जाए। आपको पता ही है कि जब ये मेल्ट होता है तो गाढ़ी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हमने इसमें गुड़ डाला। गुड़ डालने के बाद इसको हम गुड़ चूल्हे पर रखेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। और इस दौरान हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी। सभी जानते हैं, सबके किचन में मौजूद होती है और कोई भी खाना हल्दी के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। हल्दी भी दर्दों के लिए बहुत ही एक अजीम ताकत रखती है और हल्दी के इस्तेमाल से बहुत सारे दर्दों को वही रिलीफ़ मिल जाता है। हमने इसमें हल्दी डाल ली और इस दौरान जबकि ये पक रहा है, हमारा ये गाढ़ा सा पेस्ट बनने वाला है। इसको हम बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे चूना। खाने का चूना, वो तमाम घर जिनमें पान खाया जाता है या चूना पनवाड़ी के पास से भी मिल जाता है, मार्केट से भी, मंडी से भी बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। ये पान खाने का चूना है और इसको हम डालेंगे ये तकरीबन 1 टीस्पून। ये इतना चूना। चूने के मुतालिक सभी जानते हैं कि हड्डी जोड़ने के लिए बहुत ही कमाल की इसके अंदर तासीर है और ये अगर खाली भी लगाया जाए तो बहुत ताकतवर है, लेकिन ये एक बहुत ही ताकतवर सा लेप हम बनाने जा रहे हैं। इसमें चूना हमने शामिल कर लिया है, इसमें हमने हल्दी शामिल की है और इसमें हमने गुड़ शामिल किया है। और ये आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त एक इलाज है बड़े जोड़ों की दर्द से निजात के लिए। ये देखिए इसकी ये शक्ल होगी। अच्छा फैसल, मेरा ना रानिया पास एक सवाल है कि ये जो लेप बन रहा है इसको क्या हम मतलब सेफ कर सकते हैं? इसको किसी डब्बी में भर के या किसी जार में भर के हम रख सकते हैं और आप इसको 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है बताएं जी? देखिए इसकी शेल्फ जो लाइफ है वो बिल्कुल भी नहीं होती। आपको जब भी बनाना होगा ये ताज़ा बनाना होगा, क्योंकि इसमें गुड़ है और गुड़ की तासीर है कि अभी ये मेल्ट हुआ है और ठंडा होने के बाद जम जाएगा और इसीलिए ये आपके जोड़ों पर बहुत ही कारगर और कारामद साबित होता है कि जब इतना गर्म ये हो कि काबिले बर्दाश्त, तो नीम गर्म लगेगा कि जो आपका जॉइंट है वहाँ पर ये लग जाए। उसको अच्छी तरह लगा लें, इतना गर्म कि जो आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि गरम गरम लगाएं, आपका हाथ भी जल जाए और आपकी स्किन भी जल जाए। आप इसको लेंगे और अच्छी तरह अपने बड़े जोड़ पर लगाने के बाद इसको ग्रिप बैंडेज के साथ बांध देंगे। जितनी इसको गरमाई मिलेगी ये आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा दर्द खींच लेगा। और इस लेप की शक्ल ये होगी, ये मैं आपको दिखा दूं, ये शक्ल है। आप इस शक्ल में लगाती रहें और इसको पूरा ख़त्म कर लें, क्योंकि दोबारा जितना ये बचेगा तो ये जम जाएगा और जमने के बाद ज़ाहिर बेकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो अल्लाह के फजल से 2-3 दिन के इस्तेमाल से, लेकिन हर बार आपको ताज़ा ही बनाना होगा और ताज़ा बनाने के बाद आप लगाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बड़े जोड़ों से बहुत जल्दी दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया रानी आपा, थैंक यू सो मच। तो आपने तरीके से अगर आपको कोई पेन है, इनफैक्ट मुझे याद है कि अगर कोई छोटी मोटी मोच भी आ जाती थी बचपन में तो जो नानी दादियाँ हैं वो इसी तरफ मशवरा देती थी। अभी वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट और क्रिकेट पे हम बात करेंगे। कल से शुरू होने जा रहा है मुल्तान टेस्ट और पहले टेस्ट मैच में हम जीत सकते थे लेकिन वो हम नहीं जीते। इंग्लैंड ने बहादुरी दिखाई और वो जीत गया। क्या इस बार पिच को बहाना जाएगा या फिर कोई हिकमत अमली चेंज होगी? इस पर बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम फैसल, सुबह बखैर आपको। मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो पहले टेस्ट मैच के दौरान ही उन्हें जाना पड़ गया मुल्तान, तो वो ऐसा क्या करने गए थे और हमें ऐसा क्या चेंज मिलेगा कि हमें बॉलर्स का ग्रेवयार्ड ना मिले? कुछ है हमें एक्सपेक्टेशन मुल्तान की पिच से, जो कि जहाँ पे गालिबन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 16-17 साल बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है? जी 16 साल के बाद फैसल टेस्ट मैच हो रहा है। 2006 में यही टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो ड्रॉ हो गया था। और यूसुफ कब से पिच के एक्सपर्ट बन गए। उनका काम तो बैटिंग कंसल्टेंट का है, बैटिंग कोच का है। वो पाकिस्तानी टीम को अधूरा छोड़कर, बीच मंझधार में छोड़कर वो यहाँ आ गए मुल्तान। अब आप देखें कि एक पैनिक बटन दबा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पिच पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई रावलपिंडी की कि मुल्तान के लिए सारे जमा हो गए। जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है नदीम खान, वो भी आ गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी आ गए। मोहम्मद यूसुफ को मुल्तान भेजा गया पिंडी से। उसके अलावा कल मैं देख रहा था कि असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद भी पिच का मुआयना कर रहे थे।
असिस्टेंट कोच सकलैन मुश्ताक के शाहिद असलम वो भी पिच का मुआयना कर रहे थे। तो सब लोग घबराए हुए कि पिच को किस तरीके से तैयार किया जाए। मुल्तान में आपको पता है फैसल के वहां पर ओस गिरती है रात को, और फिर क्योंकि वहां क्लाउडी वेदर है, धुंध भी उसके आसपास के इलाकों में, तो पिच को धूप नहीं मिलेगी। अगर धूप नहीं मिलती तो क्या होगा, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, कहीं मुश्किल ये ना हो जाए हमारे लिए। सही। अच्छा मिर्ज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि हम बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ कब खेलना शुरू करेंगे? T20 हो या टेस्ट हो, हम 1990 वाली क्रिकेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल सही कहा मैक। सबसे पहले तो सुबह बखैर आपको भी। पिछले प्रोग्राम में मैंने फैसल को सुबह बखैर और आप दोनों को कहा था, आप थी नहीं। मुझे एहसास है कि आपके साथ जो मसला हुआ, ट्रेजेडी हुई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन जो आपने बात की महक के पाकिस्तान के 90 की वही क्रिकेट खेलने, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारा दिफाई माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि बस ड्रॉ कर लो। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने रावलपिंडी और कराची में टेस्ट ड्रॉ किए और हम लाहौर का टेस्ट हार गए। यहाँ पर भी हमने ऐसी पिच बनाई कि जिस पर आप देखेंगे 1680 से ज़्यादा रन बने और धड़ाधड़ जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी। मेरे ख्याल में माइंडसेट चेंज करना होगा। देखें ब्रेंडन मैकलम की एग्जाम्पल हमारे सामने, जब से वो इंग्लिश टीम में आया है, गुज़िश्ता 8 में से 7 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है। तो वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, हम पता नहीं क्यों डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब पिच खराब बनती है फैसल, तो पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान कहते हैं कि जनाब अली, मैंने तो क्यूरेटर ने ऐसी पिच बना दी। तो समझ में नहीं आ रहा। ये वाकई में आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि 90 की दहाई के क्रिकेट खेल रहे, इनको चाहिए कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। अब दुनिया में आप देखें कि जो रन रेट है टेस्ट मैचेस में, वो 3 या 4 रन फी ओवर का है। इंग्लैंड ने तो 6 रन फी ओवर के रन रेट से चले, हम लोग वही 3 रन के रन रेट के साथ जाते हैं। तो आखिर ये दिफाई क्रिकेट हुई ना ये तो। मिर्ज़ा भाई बात पता है क्या है, हम अभी बीच में अगर देखें मिसबा से बड़े लोगों को इख्तलाफात है, लेकिन मिसबा की कैप्टनसी, इवन अंडर सरफराज की कैप्टनसी में हम टेस्ट मैच ऐसे जीत रहे थे, यानी बाकायदा फंसा के हम जीत रहे थे। हमने इंग्लैंड को यूएई में मारा, हमने इतनी सारी टीम्स को जो है वो घेर लिया वहाँ पे, हम बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे काम। लेकिन फिर अचानक से ये क्या हुआ, हमें रिवर्स गियर कैसे लग गया? तनकीद होती है बांग्लादेश और इंडिया की विकेटों पे कि जी वो घूमी भी बना देते हैं और लाल मट्टी वाली वो डस्ट उड़ रही होती है। अरे बाबा, कम से कम रिजल्ट ओरिएंटेड तो बनाते हैं ना। तो हमें कहाँ रिवर्स गियर लगा मिर्जा साहब? हमें रिवर्स गियर ये लगा कि हम जो है ना वो शिकस्त का हम पे खौफ तारी हो गया। वरना पहले शिकस्त का खौफ नहीं था फैसल, कि जिस तरीके से सरफराज कप्तानी करते थे, या मिसबा भी एक हद तक उन्हें डिफेंसिव कहते थे, लेकिन मिसबा पाकिस्तान की टेस्ट तारीख के कामयाब तरीन कप्तान थे। इमरान खान का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो वो अगर उनका आप मवाजना करें बाबर आजम से, तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम में वो थ्रिल, वो जोश, वो जज्बा नजर नहीं आता है एज अ कैप्टन। बाबर आजम बिल्कुल एक काम पर्सनैलिटी के मालिक हैं कि खामोशी से और ये वो, कोई इनमें आपने अग्रेशन देखा नजर ही नहीं आता। तो मेरे ख्याल में रिवर्स गेट्स इसलिए लगा कि हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया। नो डाउट इस वक्त वो दुनिया के टॉप के बैट्समैन है, बेहतर होगा कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें। हम लोग जब कहते हैं कि बैटिंग पर तवज्जो दें, उनके वालिद जो है वो आजम सिद्दीकी बयान दे देते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में वो तनकीद कर रहे हैं और दुनिया के बाहर के लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं। तो अब बताएं मुझे कि क्या मंतक क्या है, समझ में नहीं आता। बस अल्लाह खैर करे, ये दिफाई माइंडसेट है जिसकी वजह से रिवर्स गियर लगा है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और चीज़, ये पहले टेस्ट मैच में तो हमने देखा कि हम हारिस रऊफ़ को करीब करीब अनफिट होने के लिए ले आए थे, ठीक है ना। हम ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी को अनफिट करके हमने बाहर बिठाया हुआ है। ऐसी पीछे बना के बैटिंग तो हमारी उस पर आखिरी इनिंग्स में धोखा खा गई, लेकिन बॉलर्स के साथ हम ये क्यों ना इंसाफ़ी करना चाह रहे हैं? आप देखिए बराबर में इंडिया को कल कितना बड़ा, जिसको शोएब अख्तर कहते हैं, फेंटा लगा है, क्योंकि उनके जितने आईपीएल के तगड़े बॉलर्स आए थे वो सारे खेल के वो सब अनफिट हो गए, वो सब बैठ गए, जो रह गए वो पिट गए। और शामी का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अब उनको गौर किया जा रहा है कि जी इनको अब बाहर करते हैं जी, वनडे से इनको सिर्फ टेस्ट खिलाएं। तो हम सीखते नहीं है, हमारे पास तो इतने लिमिटेड फॉर्म ऑफ बॉलर्स इतने अरसे बाद आए हैं, तो हमें इस नेमत की कोई कदर नहीं है, हमने अनफिट करानी लाजमी है।
बिल्कुल आपने सही कहा फैसल। आप देखें दुनिया भर के लोग जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आमिर चले गए तो शाहीन शाह अफरीदी आ गए, हारिस रऊफ बड़ा इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि हम बजाय अपने उन बॉलर्स को जो है उनको आगे की तरफ लेकर आए। मीर हमजा को हमने बिल्कुल साइड लाइन लगाया हुआ है। हम अपने बॉलर्स को एनकरेज नहीं करते। जो डोमेस्टिक में मोहम्मद अली ने 2 सीजन में परफॉर्म किया, उनको ले आए, वो एक्सपोज हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनको लाए भी ऐसी पिच पर कि जो बिल्कुल बॉलर्स का कब्रिस्तान थी। तो हमारे यहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलिंग का टैलेंट आपके पास कितना है। स्पिनर्स आपके पास कोई अच्छा आया ही नहीं सईद अजमल के बाद, मुझे बता दें। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि हम एक संप में जाए, हम हर तरफ खेल रहे हैं फैसल, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। सही। और मिर्ज़ा भाई, अगर हम अपनी बैटिंग लाइन की बात करें तो यकीनन उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीली और बेहतरी की ज़रूरत है। बल्कि मैं फैसल से एक बात कर रही थी जब हमने अपना इंट्रो अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि हमारी क्रिकेट में एग्रेसिव क्रिकेट की तो बात होती है, लेकिन साथ साथ एक फेवरेटिज्म का भी एलिमेंट आता है। ये आपने दुखी कहानी छेड़ दी मैक। फेवरेटिज्म तो हो ही रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब वो लोग कहते हैं कि ट्रस्ट है उन्हें, भाई ट्रस्ट है तो परफॉर्म करें। अब आप अजहर अली की एग्जांपल ले लें। नो डाउट अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं। अगस्त 2010 से वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अब आप देखें गुज़िश्ता 8 टेस्ट इनिंग्स में अजहर अली ने फैसल 191 रन बनाए, 22-23 का बैटिंग एवरेज और सिर्फ 1 मिस सेंचुरी। कभी आप उनको आपने गॉल टेस्ट खिलाया, वो पहले टेस्ट में नाकाम रहे, दोनों इनिंग्स में 9 रन बनाए टोटल, उनको ड्रॉप करके अगले सीरीज की तैयारी कर दी। तो ये फेवरेटिज्म हुआ ना। आप मतलब या तो आप उसको कंसिस्टेंट चांस दें, आप बचाते हैं। ये गिमिक्स हैं क्रिकेट के, जो कि चालाकियां क्रिकेट की, जिसकी वजह से अपने मंजूर नजर लोगों को आप प्रमोट करते हैं और जो सही नहीं, जो सही होता है, जैसे शान मसूद है, अब आप उसको ट्रेवल करा रहे हैं। आपने वो काउंटी छोड़ कर आया गॉल टेस्ट खेलने के लिए, गॉल में दोनों टेस्ट नहीं खिलाए उसको, अब इधर भी उसको लेके घूम रहे हैं। जब प्राइम फॉर्म होती है बैट्समैन की, उस वक्त आप यूज भी करते और फिर उस वक्त आप उसको जाया कर देते हैं। ये ज्यादती है। दो चेंजेस तो ऐसी हो सकती थी जिनमें शान मसूद और फवाद आलम, जो कि बड़ा अच्छा हो सकता था। लेकिन देखें हमारे कहने से क्या ही होता है, अब ये तो वक्त बताएगा मिर्ज़ा भाई कि कल क्या होगा। आपसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो दुआ पाकिस्तान टेस्ट जो है पाकिस्तान टीम सेकंड टेस्ट में कम बैक करे। कराची में मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में इजाफा हुआ है। ऐसे ग्रोह मौजूद है शहर में जो छीने के मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करके उन्हें दूसरे शहर मुंतकिल करता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद अमान खान को इंटरव्यू दिया। क्या उनका कहना था, आपको दिखाते हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बता दीजिएगा स्ट्रीट क्राइम की शहर में क्या सूरत हाल है। हम तो ये देखते हैं कि तकरीबन 9% से 12% जुर्म शहर में बढ़ गया है। ब्रेकअप देखें स्ट्रीट क्राइम का तो 2 ऐसे हेड्स हैं, एक मोटरसाइकिल चोरी और दूसरा मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग। ये दोनों पुलिस के लिए चैलेंज है, ये बड़ा है। जो बाकी स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं, जिस तरह से 4 व्हील की स्नैचिंग है, 4 व्हील की थेफ्ट है या मोटरसाइकिल की स्नैचिंग है, तो ये काफ़ी मतलब इनका नंबर रिड्यूस हुआ है। कराची से छीने जाने वाला या चोरी किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन हो या फिर मोटरसाइकिल, उनका क्या होता है, वो कहाँ जाती है? ऐसे आता है कि भाई ब्लैक मार्केट यहाँ पे बहुत ओपन है, पुलिस उसको कुछ कहती नहीं। हालांकि इस तरह की बात नहीं होती है। मतलब आप मोबाइल मार्केट में चले जाएं, मोबाइल आपको सारे जायज़ मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो छुपके छुपाते इस तरह का काम करेंगे। तो मोटरसाइकिल की पार्ट्स का भी इसी तरह से है कि मतलब आपको ऐसी मार्केट्स मिलेंगी जहाँ पे जायज़ कारोबार होता है, लेकिन ये कि छुपते छुपाते वो फिर इस तरह से काम करते हैं। मुझे कोई किसी मोटरसाइकिल के पार्ट की ज़रूरत है तो हम चाहूँगा कि भाई अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे गैंग्स हमने पकड़े हैं जो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो अच्छे मोबाइल हैं उनको प्रॉपर पैकिंग करके उनकी मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करके बाकायदे कोरियर के ज़रिए मतलब वो ट्रांसपोर्ट करते थे। किसी और शहर का मोबाइल इधर आ जाता है, इस शहर का मोबाइल किसी और शहर में चला जाता है। अच्छा, आपने बताया कि ये मामला सारा ऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या पुलिस इस नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है? रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो करते रहते हैं, वारदात करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर करते हैं।
तो हमने लास्ट टाइम पे इनको फिगर आउट किया था 11,000 के करीब ये इस तरह के लोग निकले थे और काफ़ी सारे उसमें बाहर थे, 25% वो अंदर थे। मनशियात को सर कैसे रोका जा सकता है? शहर में हम ये देखते हैं कि चाहे इब्राहिम हैदरी का इलाका हो या फिर कोई और, मनशियात की सप्लाई का काम जो है वो जारी है। हमारा अब 60% जो स्ट्रीट क्राइम है वो मोटरसाइकिल चोरी है। तो ये ज़्यादातर मतलब मंशियात के जो यूज़र हैं वो करते हैं, उनको पैसा चाहिए अपनी मंशियात ख़रीदने के लिए और फिर आसान तरीका है कि भाई मोटरसाइकिल चोरी की गए। इवन काफ़ी जगहों पे हमने ये देखा कि जो मोटरसाइकिल है इट्स अ करेंसी टू परचेज़ नार्कोटिक्स, कि उन्होंने उसको मोटरसाइकिल दी और उसके अगेंस्ट उसको उतने ग्राम मंशात दे दी और उसने आगे फिर जो मंशात फरोश है वो मुख्तलिफ़ जगहों से इस तरह की स्टोलन प्रॉपर्टी लेके वो फिर उसकी डिस्पोजल कर रहा है। वन विंडो ऑपरेशन किया हुआ है। नार्कोटिक्स पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम समझते हैं कि जितना हमने एफ़र्ट किया है पिछले चंद मतलब 2 साल में इस पे इसका डेंट तो पड़ा है। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, कराची के बारे में कहते हैं कि कराची में जी असला किराए पर दस्तयाब है। सोसाइटी में वेपन, इलिसिट वेपन का यूज़ बढ़ गया है और ये हमारी प्राइम जिम्मेदारी है कि इसको रोकें। तो इस सिलसिले में हमने अभी CTD को टास्क ये किया है कि भाई CTD इस चीज़ को ना, ज़ाहिर है कि एक असला या 2 असला ये CTD का काम नहीं है, लेकिन जो इसमें सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं और जो मतलब बड़ी स्मगलिंग में है इलिसिट वेपन के, तो उसको टारगेट करें और वो डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अच्छा सर, कच्चे के डाकुओं के हवाले से बता दीजिएगा, पुलिस क्या सोच रही है? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़? तो देखिए कच्चे में टेरेन ऐसा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे पुलिस आगे एडवांस होके अपनी चेक पोस्ट को तो बना सकती है, वहाँ से आगे उस चेक पोस्ट के ज़रिए से ऑपरेट तो कर सकती है, लेकिन ये कि इंटेलिजेंस सही होनी चाहिए। तो सेकेंडली हम अपने सर्वेलेंस को जो डिफरेंट अभी टूल्स आ गए हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं। अच्छा सर, हमने देखा माजी में पुलिस अफसरान ये इल्ज़ाम आयद करते हुए हमें दिखाई दिए कि जी सियासी मदाखलत बहुत है, तो क्या आपके टेन्योर में भी सियासी मदाखलत बहुत है? मेरे लेवल पे मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट SP और रेंज का DIG लगाऊँ, और वो कानून में ये है कि लगाने वाला चीफ मिनिस्टर है, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस से होता है। तो मतलब मेरा काम ये है कि मैं जो भी रिकमेंड करूँ अच्छे लोग रिकमेंड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और अच्छे लोगों को हमने लगाया है। आज के शो से दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।